दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों यूपीपीसीएल TG2 के पेपरों का सॉल्यूशन हम करवा रहे थे। ये पेपर 20 मार्च 2021 और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों इसके 75 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं। आज हम 76 नंबर क्वेश्चंस पर बात करेंगे, आगे के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऑफिशियल आंसर की है, तो इसमें आंसर साथ में दिए हुए हैं। हम आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर ये क्यों आया और कैसे आया। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें। इस पेपर के पहले वाले क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो वीडियो को ज़रूर देखें, उनको भी आपको काफ़ी नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के पूरे पेपर को आप ज़रूर देखें, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 76 हमारी स्क्रीन पर है। एक इंसुलेटर है, निम्न में से कौन सा विकल्प उसके बारे में गलत है। अचालक के बारे में पूछा। देखो अचालकों के बारे में इसने लिखा है PTC, बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, धनात्मक ताप गुणांक। तो यही गलत हो गया ना, क्योंकि अचालकों में NTC होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। दोस्तों ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध उनका घटता है ना कि बढ़ता है। तो PTC नहीं होता, NTC होता है। और देखिए निम्न चालकता, ये बिल्कुल सही है, चालकता कम होती है। बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, ये भी सही है। और ऊर्जा अंतराल भी उनमें बहुत अधिक होता है, तो ये भी सही था। बी उत्तर रहेगा हमारा यहाँ पर। और आगे दोस्तों सवाल पूछा गया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान वृद्धि पर प्रतिरोध में 40% की वृद्धि हुई है, तापमान गुणांक की गणना करें। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको ताप गुणांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोस्तों ताप गुणांक को अल्फा से दर्शाते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है RT माइनस R0 बटे R0 इंटू टेम्परेचर। अब इस पूरे फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखिए RT का मतलब होता है नए तापमान पर प्रतिरोध का मान, R0 का मतलब होता है जब 0 डिग्री का टेम्परेचर था तब प्रतिरोध का मान कितना है, और T का मतलब है नया तापमान कितना है। यानी कुल मिलाकर हमें 3 घटकों की आवश्यकता है। आ जाइए ज़रा बात करते हैं तीनों घटकों में। देखो तापमान ये रहा सीधा सीधा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लेते हैं पहले 0 था अब 20 डिग्री हो गया। लेकिन प्रतिरोध का मान ना तो पहले का दिया हुआ है ना अब दिया हुआ है, सिर्फ हमें ये बताया कि 40% की वृद्धि हुई है। तो क्या करेंगे, देखो मान लीजिए कि पहले प्रतिरोध 100 ओम था R0, अब 40% की इसमें वृद्धि हो गई तो अब ये कितना हो गया 140। आपको मानना है दोस्तों, आप 10 मान सकते थे अब 14 हो जाता, आप 1000 मान सकते हो अब 1400 हो जाता। यानी ध्यान रखें कि पहले जितना माना है अब उसकी 40% वृद्धि करके उसमें जोड़ दीजिए। तो बताओ बात समझ में आई क्या? दोनों मान मिल गए ना, हमें टोटल तीनों मान मिल गए हैं। तो क्या तरीका रहेगा, 140 ओम माइनस 100 ओम बटे 100 इंटू 20, यानी 40 बटे 2000 आएगा। और 40 बटे 2000 को दोस्तों जब आप हल करते हैं तो उत्तर आएगा 0.02। ताप गुणांक जो होता है इसकी इकाई होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर हो जाएगा D, 0.02 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका उत्तर आएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर ज़रूर करें। आ जाइए अगले सवाल पर कि आपको किस तरह का स्विच दिखाया गया। देखो हम साधारण भाषा में तो इसको 2 वे स्विच बोलते हैं, ठीक है। किस प्रकार का स्विच बोलते हैं, 2 वे स्विच होता है। लेकिन 2 वे स्विच को हम SPDT स्विच भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसका मतलब होता है सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। जिस तरह से 1 वे को SPST यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रो बोलते हैं, उसी तरह से डबल पोल को क्या बोलते हैं, 2 वे को क्या बोलते हैं, सिंगल पोल डबल थ्रो। और DPDT जो होता है ना, डबल पोल डबल थ्रो, वो होता है अपना ICDP स्विच, जिसमें दोनों पोल और दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं। बी उत्तर सही रहेगा।
SPDT यानी टू वे लिख सकते हो या सिंगल पोल डबल थ्रो लिख सकते हो। अगला सवाल है, उपकरण में एक वोल्टेज प्रयोग की गई, ओसिलोस्कोप पर करंट और वोल्टेज के बीच वेव फॉर्म को देखा गया, हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, करंट वोल्टेज को लैगिंग कर रहा है, सामने दिखाई दे रहा है और 90 डिग्री का लैगिंग है, ठीक है ना। वोल्टेज धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, क्योंकि वोल्टेज अपने शिखर मान पर है, तो देखो करंट 0 पर ही है। करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, इसका मतलब शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि उपकरण में एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। हालांकि एक तरह से कहे तो इसमें कोई और ऑप्शन नहीं बन रहा, नहीं तो वास्तव में ये शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है, यानी प्रतिरोध इसमें है ही नहीं। देखा जाए तो सारे ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि अगर प्रतिरोध होता तो करंट 90 डिग्री लैगिंग कभी नहीं करती, ये ध्यान रखें दोस्तों। खैर अभी उत्तर ए करेंगे, क्योंकि इंडक्टर और रेजिस्टर वाला ही कर सकते हैं, जिसमें रेजिस्टर भी अगर शुद्ध हो तो अपन कह सकते हैं कि वो उससे लैग कर रहा था। अगला सवाल है कि प्रकाश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो दोस्तों, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 380 से लेकर 760 नैनोमीटर तक होती है, राइट। 380 मीटर से नीचे जो होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि सबसे कम वायलेट यानी बैंगनी कलर की होती है, और 760 से ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। इसने दोनों को कोई क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया कि 400 से नीचे जो होती है उसको अवरक्त बोलते हैं, गलत हो गया, और 700 से ऊपर जो होती है उसको पराबैंगनी बोलते हैं, ये भी गलत हो गया। यानी कुल मिलाकर इसने दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट लिख दिए। 400 नैनोमीटर से नीचे वाले को पराबैंगनी और 700 नैनोमीटर से ऊपर वाले को अवरक्त कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना इसको। तो ये दोनों ही जो है इसके गलत स्टेटमेंट है, यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हो गए। अगला हमारा सवाल है, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। देखो, वार्ड-लियोनार्ड विधि स्पीड कंट्रोल की है, बाकी आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो तो अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए होता है। केल्विन का ब्रिज जो है वो प्रतिरोध नापने के काम आता है, और आइंस्टीन ने ऊर्जा का दिया था कि E = mc² वाला, है ना। तो ऑप्शन ही एक ही है इसमें, तो डीसी मोटरों की गति कंट्रोल वार्ड-लियोनार्ड विधि से होती है, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है। और SF6 जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उसके बारे में सही कथन कौन सा है ये पूछा गया था, है ना। SF6 का पूरा नाम सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होता है, और वायु की अपेक्षा इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होती है। भाई ACB जो होता है ना, एयर सर्किट ब्रेकर, उससे तो SF6 का पोटेंशियल अधिक होता है। अगला सवाल है कि अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को भंग करने के उद्देश्य से एक पतला चालक बनाया जाता है जो पिघलकर 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, हम उसे फ्यूज कहते हैं, ठीक है। बहुत साधारण सा है ना, शायद उम्मीद है आप सभी को बहुत इजी लगा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आगे सवाल पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। एक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि जो है वो काम में नहीं ली जाती। तो देखो, सर्किल डायग्राम नहीं लेते, ये इंडक्शन मोटर की दक्षता ज्ञात करने की विधि है। प्रेरण मोटर में दक्षता ज्ञात करने, लॉसेज ज्ञात करने के लिए सर्किल डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से बनता है दोस्तों ये, ठीक है। जबकि पोशियर मेथड, एम्पीयर टर्न विधि और सिंक्रोनस इम्पीडेंस विधि, ये तीनों अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की विधियां हैं। इस पर मैंने थ्योरी की एक अलग से क्लास दोस्तों दी हुई है, तो ज़रूर आप उसको जा कर के देखें। अगर आपने नहीं देखा तो अल्टरनेटर की प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी की क्लास को ज़रूर देखें। अगला सवाल है कि यदि जनरेटर हो तो वोल्टेज निर्माण की प्रक्रिया को रोक देगा। यानी क्या हो तो एक जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा, यदि फील्ड का प्रतिरोध उसके क्रांतिक प्रतिरोध मान से अधिक होगा तो जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा। एक स्व उत्तेजित जनरेटर में वोल्टेज बनाने के लिए 4 शर्तें होती है कि उसकी फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए, और जो फील्ड का प्रतिरोध मान होता है वो क्रांतिक प्रतिरोध मान से कम होना चाहिए, यानी फील्ड का जो मान है वो इतना हो कि उसकी क्रिटिकल वैल्यू को ऊपर क्रॉस ना कर जाए। इस पर डिटेल से मैंने वीडियो दिया हुआ है, ज़रूर आप जाकर देखें। घूमने की दिशा का उचित संबंध होना चाहिए, प्रेरित ईएमएफ की पोलरिटी इस प्रकार हो कि वो जुड़ने वाली स्वभाव की हो। तो ये इसके 4 उत्तर रहते हैं।
अगला सवाल है, एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है जिसकी आर्मेचर करंट, टर्मिनल वोल्टेज और पावर फैक्टर जो है वो क्रमशः इस प्रकार है। मोटर की इनपुट शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो, इनपुट शक्ति के लिए फॉर्मूला हमेशा 3 फेज वाला ही होता है और इसके लिए फॉर्मूला होता है √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट इंटू कोस थीटा। अब ये इंडक्शन मोटर के लिए था, सिंक्रोनस मोटर के लिए होता है तो हमेशा बैलेंस मानते हैं उसको हम, इसलिए √3 की जगह केवल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइन वोल्टेज को इसने VT लिखा है, लाइन करंट को IA आर्मेचर करंट लिखा है और कोस फाई को कोस फाई, तो D उत्तर हो जाएगा। 3 इंटू आर्मेचर करंट इंटू टर्मिनल वोल्टेज इंटू कोस फाई उत्तर हो जाएगा। बहुत साधारण सा है। आगे देखिए, सवाल 3 समीकरण दी गई हमें जिसमें A, B और C तीनों फेजों की वोल्टेज बताई गई। फेज़ A के बारे में बताया गया कि 20 sin ωt है, कोई बात नहीं। B बताया, उसमें देखो 30 cos ωt प्लस 30 डिग्री लिखा है। दोस्तों ध्यान से समझा मेरी बात को, साइन की जगह कोस लिखा एक, तो इसका मतलब 90 डिग्री लेग तो यहीं कर गया वो। फिर 30 डिग्री का उसमें डिफरेंस और आ रहा है और 90 और 30 का मतलब कितना हो गया? 120 डिग्री, यानी कि B जो है वो A से 90 डिग्री आपका आगे निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, कैसे? क्योंकि 30 तो यहाँ दिखा रहा है, वो प्लस कर रहा है, ठीक है ना, तो A जो है वो B से 120 डिग्री पीछे है, या फिर यूँ कहें कि B जो है वो 120 डिग्री आगे है, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, 30 डिग्री तो ये आगे निकल रहा है और 90 डिग्री कोस लिख दिया इसलिए वो आगे निकल गया, तो 90 और 30 कितना हो गया? 120 डिग्री का हो गया। अगला सवाल है कि पंपिंग स्टोरेज प्लांट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, वाटर के एक तरह से मैं कहूँ कि एकत्रित करने के आधार पर, रिजर्व के आधार पर जो हाइडल पावर प्लांट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, बिना पंपिंग स्टोरेज वाले, छोटे पंपिंग स्टोरेज वाले और बड़े रिजर्वायर वाले। तो ये जो होते हैं ना पंपिंग स्टोरेज वाले, ये केवल पीक लोड में ही काम आता है, बेस लोड में कभी काम में नहीं आएगा। ठीक है, बेस लोड में आता है, विदाउट पंपिंग स्टोरेज प्लांट जो होते हैं ना वो बेस लोड में आते हैं, ये हमेशा पीक लोड की श्रेणी में आता है, ध्यान रखें। ठीक है, इसका आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा इनकोरेक्ट है कंड्यूट पाइप वायरिंग के बारे में? कंड्यूट पाइप वायरिंग जो है ना, कंसील्ड कंड्यूट की पूछ रहा है, गुप्त वायरिंग जो होती है, इंस्टॉलेशन इजी नहीं हो सकता, यही ऑप्शन इसका गलत हो गया। स्थापना बहुत कठिन होती है इसकी, और ये भवन निर्माण के समय ही पूरी होती है ना, बाद में फॉल्ट को जो है वो भी चेक करना थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। नो रिस्क शॉक, ये सही है इसका, और सेफ़ वायरिंग है, ये भी सही है। एक्सपेंसिव है यानी खर्चीली भी पड़ती है, ये भी सही बात है। लेकिन इंस्टॉलेशन ईजी नहीं है, इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल होती है इसकी, निर्माण के दौरान ही होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर का, उसके साथ साथ करना पड़ता है। आगे सवाल पूछा कि डीसी जनरेटर में निम्न में से किसके द्वारा दिक् परिवर्तन सुधार किया जा सकता है? तो इंटरपोल लगाएंगे तब भी कम्यूटेशन में सुधार आएगा, और ब्रुशों को आगे खिसकाएंगे तो GNA MNA एक हो जाएगी, तब भी होता है ना, दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, इंटरपोल के प्रयोग से भी कम्यूटेशन समाप्त हो जाता है, और ब्रुशों को GNA MNA एक करते हैं तब भी हो जाता है। अगला सवाल है, सिंक्रोनस मोटर के बारे में गलत कथन कौन सा है? सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, और इसने लिख दिया कि इनहेरेंट यानी बहुत अच्छा होता है, तो ये गलत हो गया। बाकी सारी चीज़ें सेलिएंट पोल में मिलती है, नियत स्पीड पर चलती है, तीनों पावर फैक्टरों पर इसको चला सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट इसके सही है, जबकि स्टार्टिंग टॉर्क इसका अच्छा नहीं होता है, ये ध्यान रखें। अगला सवाल है, डीसी ट्रांसमिशन के बारे में गलत कौन सा है? तो डीसी ट्रांसमिशन जो है हाई वोल्टेज ईजीली जनरेट कर सकते हैं, ये गलत हो गया, जबकि स्किन इफेक्ट उसमें नहीं होता, ये सही है। कोरोना डीसी में कम होता है, ये सही है। केवल 2 चालकों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो डी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे सवाल पूछा कि सिंक्रोनस मशीन के लिए स्थिर अवस्था में सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस तीनों दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है? सबसे अधिक वैल्यू सिंक्रोनस रिएक्टेंस की होती है हमेशा, जो कि तुल्यकाली प्रतिघात के नाम से जाना जाता है, इसका मान सबसे अधिक होता है, सी उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला सवाल है, कलर कोडिंग ऑफ 220 kV किलो ओम रजिस्टर जो 5% टॉलरेंस रखता हो, है ना। देखो 5% टॉलरेंस गोल्डन की होती है, इसका मतलब ए या सी में से ही आएगा। ठीक है,
सिल्वर की 10% होती है। 220 लिखा हुआ, 22 लिखा हुआ, इसका मतलब सेम आएगा, तो रेड रेड हो गया। अब बात आती है किलो ओम और एक ये, यानी 10 की पावर 4 जो होती है ना वो, और 10 की पावर 4 जो होती है वो येलो की होती है ना। ये तो सिंपल सा ही है भाई, इसका भी सही हुआ है, जिसका भी ये पेपर है बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है कि तड़ित प्रोत्कर्ष के मामले में निस्सारण करने के लिए कौन सा एक पिलर के नीचे लगाते हैं, तो प्रतितोल बोलते हैं इसको, जिसको रिवर्स बोलते हैं। तो बस दोस्तों आज के पेपर में यही कराएंगे 20 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।